Hello and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and we are discussing legal reasoning for the CLAT paper. Now, under legal reasoning, we are going to discuss the constitution and the political setup. So, earlier in the class, we discussed the fundamental right aspects. Now, let's look to the directive principle of state policy. So, this is inspired by the Irish constitution, borrowed from there. Then concept क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पीछे. सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स which are provided as directives to whom? To the state for policy formulation. यहां पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए हैं और स्टेट की ये ड्यूटी है कि जब वो अपनी कोई भी पॉलिसी बनाए, वो चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे वेलफेयर पॉलिसी हो, चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी मेकिंग करना है. बल्कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंप्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स थ्रू सम पॉलिसी, थ्रू सम प्रोग्राम और थ्रू सम लॉज. बेसिकली जैसे एक लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट होता है. पहले सी के अंदर जब अंधेरे के वक्त जहाजों को रास्ता ढूंढने में परेशानी होती थी, नेविगेशन के अंदर परेशानी होती थी, तो लाइट हाउस बनाए जाते थे ताकि एक बड़ी फ्लड लाइट्स के साथ उनको अंधेरे में रास्ता दिखाया जा सके. इसी तरह से गवर्नमेंट जब अपना डे टू डे फंक्शनिंग कर रही होती है तो डीपीएसपी एक लाइट हाउस के तौर पे काम करता है ताकि मौजूदा सरकार को हर वक्त ये दिशा निर्देश कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते रहें कि उनको किस दिशा में जाना है, अपनी पॉलिसी को किस दिशा के अंदर लेके जाना है ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके. नाउ कौन से प्रिंसिपल्स हैं? अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल्स हैं तो किसी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड होंगे. सो मेजरली 3 फिलॉसफीज आर देयर, दैट द सोशलिज्म, द गांधीइज्म एंड द वेस्टर्न लिबरल थॉट्स. इन 3 फिलॉसफी से प्रभावित होकर कुछ प्रिंसिपल्स हमने डीपीएसपी के अंदर रखे हैं. नाउ कम द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट के अंदर पढ़ा था, देयर इज आर्टिकल 32 विच गिव्स द सिटीजन गारंटी कि उनके फंडामेंटल राइट के लिए उनको प्रोटेक्शन सीधा सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा. अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके केस फाइल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि लोगों के फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करके उनको देंगे. तो वो हाईली जस्टिसेबल है. Rather, fundamental rights are justiciable through the highest court of the land, that is the Honorable Supreme Court. लेकिन जैसे हमने कहा कि नॉन जस्टिसेबल है डीपीएसपी, इसका सिंपल मीनिंग यह है कि अगर स्टेट डीपीएसपी के आधार पे पॉलिसी मेकिंग ना करे और इसके उलट पॉलिसी मेकिंग करने लग जाए, इन प्रिंसिपल्स की धज्जियां भी उड़ाने लग जाए, तो क्या कोर्ट में सरकार को लाइबल किया जा सकता है? एंड आंसर इज नो. डीपीएसपी के बेस में कोर्ट के अंदर केस नहीं किया जा सकता है. दैट्स व्हाई दीज आर कंसीडर्ड एज नॉन जस्टिसेबल. नाउ इस बात को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी काफी हंगामा हुआ था कि जस्टिसेबल बनाइए, आप इसको नॉन जस्टिसेबल क्यों बना रहे हैं, फिर इसकी वैल्यू ही क्या रह जाएगी. सो बेसिकली नॉन जस्टिसेबल बनाने के पीछे रीजंस ये हैं दैट डीपीएसपी में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हैं जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लैंड. और कुछ डीपीएसपी तो ऐसी हैं जिसको इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए अभी सोसाइटी भी तैयार नहीं है. सोसाइटी अभी वो मैच्योरिटी लेवल अचीव नहीं कर पाई है कि डीपीएसपी, कुछ खास डीपीएसपी उसको इंप्लीमेंट करने में सहयोग करे. सो इट वाज द मैटर ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ दैट टाइम टू इंप्लीमेंट देम. इस वजह से इनको नॉन जस्टिसेबल रखा गया. लेकिन साथ ही में ये भी मैंडेट कि जैसे जैसे हालात संवरेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी, सोसाइटी बेहतर होगी, मैच्योरिटी लेवल अचीव करेगी और पॉलिटिकल विल भी इंक्रीज होगी, तो वक्त वक्त पे थ्रू प्रोग्राम, थ्रू पॉलिसी इन डीपीएसपी को लागू किया जाएगा. देयर इज वेरी फेमस कोट बाय डॉक्टर अंबेडकर. उन्होंने कहा कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है. अगर बैंक एफिशिएंट होगा तो आप इनकैश करा पाएंगे, अगर बैंक एफिशिएंट नहीं है तो आप इनकैश नहीं करा पाएंगे. सो सिर्फ नॉन जस्टिसेबल होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी कम नहीं है. डीपीएसपीज आर
as essential as other provisions of the Constitution. Now come DPSPs अलग अलग. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं या फिर कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो अलग अलग फिलॉसफीज के अंदर है, जस्ट टू हैव एन आइडिया. सो दे आर गांधीयन प्रिंसिपल्स, प्रिसाइसली 6 गांधीयन प्रिंसिपल इज देयर. 1, आर्टिकल 40 में गांधी जी ने कहा कि भाई पंचायतें बनाइए. गांधी जी ने कहा मतलब गांधी जी की फिलॉसफी से इंस्पायर होके कि देश में ऐसी पॉलिसी मेकिंग होगी कि पंचायतें बनाई जाएं रूरल एरिया के अंदर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए. देन कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप कीजिए. नो प्रॉब्लम इफ यू आर रनिंग मेक इन इंडिया, है ना, बिग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, लेकिन साथ ही में रूरल और अर्बन एरिया के अंदर छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए ताकि लोग सेल्फ रिलायंट हों इकोनॉमी के मामले में. देन इट कम्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे कि वेरका, जैसे कि अमूल, या आपने कोऑपरेटिव बैंक्स देखे होंगे. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ऐसी संस्था जो सरकार और लोगों के सहयोग से चलती है, दोनों मिलके उस एजेंसी को रन करने का काम करते हैं. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप करनी है. देन वीकर अपलिफ्टमेंट इंक्लूडिंग द SCs एंड STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सो उनकी बेहतरी के लिए सरकार को लॉस, प्रोग्राम या स्कीम्स लेके आनी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब EWS रिजर्वेशन बिल पेश किया, इन सरकारी नौकरी 10% कोटा, तो इसी आर्टिकल 46 का हवाला दिया था दैट वी आर इंस्पायर्ड बाय DPSP अंडर आर्टिकल 46 दैट वीकर अपलिफ्टमेंट करना है. तो हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए एक स्पेशल प्रोविजन लेके आ रहे हैं. देन लिकर बैन की बात करते हैं, दैट ऑल द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड द ड्रग्स एज वेल, इनको प्रोहिबिट करना है. मेडिसिनल यूज के लिए ओके, अदरवाइज इनको प्रोहिबिट करना है. सो दिस इज कंसिडर्ड टू लिकर बैन, जैसे बिहार के अंदर या फिर गुजरात के अंदर, विच इज ऑफ कोर्स अ डिबेटेबल टॉपिक. बट इसके साथ ड्रग्स की भी बात की गई है. सो ड्रग्स के लिए वी आर हैविंग NDPS एक्ट, और उसमें जितने भी हजार्डस टाइप के ड्रग्स हैं उनको एन्यूमरेट किया गया है. उनकी सेलिंग, पोजेशन और कंज्यूमिंग को भी पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं. देन इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, prohibition of slaughter of cows, but not only the cows, rather calves and other milch and draught cattles, so that animal husbandry India के अंदर boost हो सके. So precisely 6 principles relate to Gandhian philosophy, that is panchayat, cottage industry, cooperative societies, weaker upliftment, liquor ban and cow. Just to remember, we have to have keywords. Then we come to the लिबरल आइडियाज. कौन कौन से? वेस्टर्न लिबरल थॉट्स हैं, पश्चिम उदारवाद से प्रभावित. सो इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44. इट इज अ मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दैट गवर्नमेंट, द स्टेट शुड ब्रिंग पॉलिसी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि इस पे स्पेसिफिक पैराग्राफ हम फेस कर सकते हैं. नाउ देश के अंदर क्रिमिनल लॉ तो यूनिफॉर्म ही है, मतलब कि IPC सब पे एक जैसे लागू होती है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है. बट जो विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज हैं वो धार्मिक मान्यताओं के आधार पे बनाए गए हैं. जैसे कि सिविल कोड के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? सो मैरिज, देन डाइवोर्स, देन मेंटेनेंस, then come adoption of children, and then come succession of property. So basically these are the 5 pillars जो सिविल कोड के बनाने का काम करते हैं. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं है? क्योंकि इन 5 पॉइंट पे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैरिज की बात करें तो हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन के अंदर मोनोगेमी अलाउड है, बाइगेमी नहीं कर सकते हैं, 2 शादियां नहीं कर सकते हैं एट अ टाइम. लेकिन इस्लाम के अंदर अप टू 4 मैरिजेस आर लीगली अलाउड. देन डाइवोर्स की बात करें तो वी नो दैट डिफरेंट एक्ट्स के अंदर, डिफरेंट मैरिज एक्ट्स के अंदर डाइवोर्स के ग्राउंड्स अलग हैं. मतलब जिन आधार पे हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन डाइवोर्स सीख कर सकते हैं, क्रिश्चियंस के लिए वो डाइवोर्स के ग्राउंड अलग हैं. और फिर आता है इस्लाम, जिसमें ट्रिपल तलाक का इशू है. तो इस्लाम के अंदर तो कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है. जस्ट सिटिंग एट होम
by utterance of the words तलाक 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 it can be done। अच्छा, यहां पे मैं एक बात आपको बता दूं that शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को कोर्ट ने बैन कर दिया, और इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट भी लेके आई है। और अगर आज कोई मुस्लिम हस्बैंड अपनी बीवी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देता है तो 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है। दैट इज नाउ अ क्रिमिनल ऑफेंस। सी द मैजिक ऑफ लॉ, विच वॉज अ थिंग, instant triple talaq, which was enjoyed as a luxury, as a privilege earlier, now the law has made it a criminal offense। privilege turned into criminality। लेकिन यहां पे ये याद रखें, सारे ट्रिपल तलाक बैन नहीं हुए हैं, सिर्फ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, जिसके अंदर एक सांस के अंदर, मतलब इन वन गो तलाक 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 बोल देने पे मैरिज टाइज वर कट। लेकिन इसके अलावा इस्लाम में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ तलाक भी फॉलो किए जाते हैं बाय डिफरेंट कम्युनिटी अंडर इस्लाम, जैसे कि तलाकुल अहसन, तलाकुल हसन, ये भी ट्रिपल तलाक ही है, लेकिन ये वन गो में नहीं होता है। इस तलाक के फॉर्मेट में 3 महीने का पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे एक तलाक आज प्रोनाउंस किया, एक तलाक 2 महीने बाद, और एक तलाक फिर 3 महीने बाद, मतलब टोटल टाइम पीरियड 3 महीना। तो तब 3 महीने के बाद वो तलाक फाइनल होगा। सो इसेंशियली ये भी ट्रिपल तलाक ही है, बट ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं है। तो जो तलाकुल हसन है, तलाकुल अहसन है, ये आज भी लागू हैं। एंटायरिटी में ट्रिपल तलाक अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये तो सिर्फ एक ट्रिपल तलाक का जो करंट अफेयर का था वो हमने डिस्कस किया, लेकिन हम जानते हैं कि अगर सिर्फ ट्रिपल तलाक भी आप खत्म कर दें तो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर, जैसे मेंटेनेंस के इशू के ऊपर, तो हिंदू बुद्ध सिख जैन के अंदर डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस देना होता है, हस्बैंड की तरफ से एलिमनी देनी होती है वाइफ को, दैट कैन बी पेड लमसम और मंथली मेंटेनेंस। बट इस्लाम के अंदर मेंटेनेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देन अडॉप्शन के लिए रूल्स अलग अलग हैं इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, देन हिंदुइज्म के अंदर वो रूल्स अलग अलग बने। और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का लॉ है, वो भी धर्मों के हिसाब से अलग अलग है। जैसे साल 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर चेंज किया गया, अमेंडमेंट की गई, और फीमेल को इक्वल कोपार्शनरी बना दिया गया इन फैमिली प्रॉपर्टी। तो अब लड़का और लड़की में समान प्रॉपर्टी बांटी जाएगी। पहले लड़कियों को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, लेकिन इस्लाम में पहले से ही लड़कियों को, बेटियों को प्रॉपर्टी राइट है, लेकिन वहां प्रॉपर्टी शेयरिंग में बढ़ती है। शेयर फिक्स होता है हर रिलेशन का, दैट वाइफ का 1/16, सन का 1/12, इस तरीके से सब रिलेशन का एक शेयर फिक्स होता है। एंड अंडर हिंदुइज्म, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसके अंदर बराबर हिस्से, जितने भी लीगल हेयर हैं उनमें बराबर के हिस्सों के साथ प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी। सो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि पर्सनल लॉस के 5 पिलर हैं और उनके ऊपर डिफरेंट धर्मों के लिए डिफरेंट कानून हैं। तो डिमांड ये है कि देश में फ्रेटर्निटी की फीलिंग लाने के लिए, लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ वननेस लाने के लिए, और साथ ही में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को सिक्योर और स्ट्रेंथन करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। जब इक्वालिटी है तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा फील्ड्स के अंदर। सो देयर इज अ मैंडेट, लिबरल प्रिंसिपल, दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इंप्लीमेंटेड। देन कम्स द अर्ली चाइल्डहुड केयर। 0 से 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर की, वो पल्स पोलियो अभियान हो सकता है, या फिर इंद्रधनुष प्रोग्राम, जिसमें काफी बीमारियों के लिए टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट किया जा रहा है। देन कम टू साइंटिफिक एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, लेकिन साइंटिफिक लाइंस पे डेवलप करना है। देन कम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, आर्टिकल 48A, दिस वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। सो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट लॉज और प्रोग्राम्स लेके आएगी। देन हेरिटेज को संभाल के रखना, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी संभाल करनी है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, या कोई और हिस्टोरिकल या फिर कहें नेशनल इंटरेस्ट का अगर कोई बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, तो उसको संभालना है। देन कम जुडिशरी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नाउ दिस इज premised on the theory of separation of power. Separation of power means स्टेट की पावर 3 हेड के अंदर
ट्राइफरकेट की जाएगी, दैट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव उन बने हुए कानूनों को इंप्लीमेंट करने वाली संस्था, और साथ में जुडिशरी जो ये देखेगी कानून के बनने में और लागू होने में कहीं कोई फ्लॉ तो नहीं है, कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। सो 3 हेड के अंदर ट्राइफरकेट रहेगी स्टेट की पावर, और आर्टिकल 50 मैंडेट करता है कि जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच आपस में मिक्स नहीं होंगे। देन कम्स इंटरनेशनल पीस। सो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आर्टिकल 51 में स्पेशल कुछ क्लॉजेस लिखे गए हैं। जैसे एक बहुत अहम क्लॉज ये है कि इंडिया इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी सेवाएं देगा, और इसी के साथ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेगा। साथ ही में सभी देशों के साथ वो जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन रखेगा। देश चाहे भूटान हो चाहे यूएस हो, हम सब देशों के ऑनर का बराबर सम्मान करेंगे। और इसके साथ ही अगर कभी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए इंडिया आर्बिट्रेशन का रास्ता चुनेगा, बातचीत का रास्ता चुनेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न मीडिया के अंदर इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया गया इस बात के लिए, और हमारा भी कुछ मीडिया का एक ग्रुप क्रिटिसाइज करता है इस बात के लिए कि यूएन के जो जनरल असेंबली में जब कुछ रेजोल्यूशंस आए रशिया के खिलाफ, जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो रशिया के खिलाफ जब कुछ रेजोल्यूशंस आए तो इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, इंडिया ने वोट नहीं किया। तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ वेस्टर्न मीडिया और हमारा भी कुछ मीडिया कि इंडिया रशिया को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। सो अवर स्टैंड, जो हमारे डिप्लोमेट्स वहां पे, उन्होंने क्या स्टैंड किया कि भाई हमारा डीपीएसपी और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी तो देखिए, हम इन सैंक्शंस में, इन रेजोल्यूशंस में बिलीव नहीं करते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम चुनते हैं रास्ता आर्बिट्रेशन का, बातचीत का, और अगर 2 पार्टीज को प्रॉब्लम आ रही है तो हम आके आर्बिट्रेट करा देंगे, मोदी जी जाएंगे, बातचीत करवा देंगे, मसले सुलझा लीजिए। रेजोल्यूशन से कोई हल नहीं होने वाला है। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इंडिया का ये स्टैंड, इट इज इंस्पायर्ड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी प्रोवाइडेड अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन कम्स द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। समाजवाद की विचारधारा से कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं? जैसे स्टेट को सिक्योर करना है कि वेलफेयर ऑफ पब्लिक होगा, और साथ ही में मिनिमाइज द इनकम इनइक्वालिटी। यहां पे याद रखिए सबकी इनकम को बराबर नहीं कर सकते हैं। जो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा टैलेंटेड है, वो ज्यादा अर्निंग भी करेगा, उसका हक है। लेकिन ये जो अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब तो पहले गरीब, अब कितना गरीब होगा। सो मिनिमाइज द इनकम इनइक्वालिटी। देन सबको लिवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। फर्दर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो वेज डिस्पैरिटी, पे डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि सेम काम के लिए मेल को ज्यादा और फीमेल को कम पे किया जा रहा है। लेबर सेक्टर, एग्रीकल्चर फील्ड, और यहां तक कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तो पता करें कि एक्टर की और एक्ट्रेस की जो पेज हैं उनमें कितना डिफरेंस है, तो हमें वेज डिस्पैरिटी समझ में आएगा। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। देश के रिसोर्सेज पे चंद घरानों का कब्जा नहीं होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कॉमन गुड को सबसर्व किया जा सके। साथ ही में नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ऐसा ना हो कि जो इनकम जनरेटिंग रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ कुछ ही बिग एमएनसीज के हाथ में या चंद घरानों के हाथ में रह जाएं। इनकम के रिसोर्स को भी जनता में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। देन कम्स वर्कर्स को, वो चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर है चाहे एग्रीकल्चर वर्कर है, एक हेल्थी एनवायरनमेंट देना है जहां पे वो ह्यूमन कंडीशन के अंदर काम कर सकें। इसी के साथ फ्री लीगल एड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल जस्टिस। क्या प्रोवाइड करना है सरकार को? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल नंबर याद रखें 39A। दिस वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। सो इट प्रॉमिस कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लेके आनी है जिसके थ्रू सभी लोगों को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मुहैया कराई जा सके। इक्वल जस्टिस, जस्टिस मस्ट प्रिवेल कटिंग अक्रॉस ऑल द बैरियर्स, मे बी ज्योग्राफिकल बैरियर्स, इकोनॉमिक बैरियर्स, सोसाइटल बैरियर्स। सबसे ऊपर उठ के सबको इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना है। मसला ये कि आपकी कंट्री में ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप सलमान खान हैं तो फिर आपने किसी के ऊपर गाड़ी भी नहीं चढ़ाई,
और आपने ब्लैक बक का शिकार भी नहीं किया, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में आप सब केसेस में बरी होते चले जा रहे हैं। यू हैविंग द मनी, यू कैन अफोर्ड मिस्टर हरीश सल्वे, और वो कोर्ट में आके दिन को रात भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही कहा जाता है, सेइंग्स हैं उनके बारे में। नाउ इसी की जगह अगर आप मुदस्सर अंसारी हैं, बिहार का एक लड़का जो दिल्ली की आजादपुर मंडी में मजदूरी करने गया था, उसको 200 रुपए चोरी के इल्जाम में 2 साल जेल में रखा गया, क्राइम प्रूव भी नहीं हुआ। क्या 200 रुपए की चोरी के लिए 2 साल की सजा इज अ जस्टिस? आंसर इज नॉट। सो वी अंडरस्टैंड कि वेयर अवर गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज फेलिंग, सो इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना है, ये मुदस्सर अंसारी जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है फ्री लीगल एड। सो वी नो दिस थिंग दैट फ्री लीगल एड सेल बने हैं हर कोर्ट के अंदर, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, और वहां से कोई भी व्यक्ति जाके फ्री में लीगल ओपिनियंस ले सकता है, लीगल एडवाइस ले सकता है। इसी के साथ कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर फाइल की जाता है एक इंडिजेंट सूट बोला जाता है कि उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे किसी व्यक्ति की अगर सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो वो कोर्ट में इंडिजेंट सूट फाइल कर देगा कि सर आई कैन नॉट अफोर्ड द लॉयर। तो इस सूरत में अब ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक वकील फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। तो फ्री लीगल एड, फ्री लीगल सलाह के साथ साथ फ्री में लॉयर भी हमारी जुडिशरी प्रोवाइड कर रही है, और हमने तो कसाब तक को वकील दिया था और वो हमारा सिटीजन भी नहीं था। देन कम्स राइट टू वर्क प्रोवाइड करना है सबको, एमजी नरेगा। देन मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना है। सो मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी लीव इज अनदर कंसेप्ट, 26 वीक्स का पेड हॉलीडे। लेकिन इसके साथ मैटरनिटी रिलीफ वो सारी ही गवर्नमेंट की फैसिलिटीज जो मातृत्व के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के टाइम पे फीमेल को कुछ सपोर्ट देती हैं। जैसे प्रधानमंत्री की एक स्कीम है कि 6,000 रुपए जो है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के खाते में डलवाए जाएंगे ताकि वो कुछ न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट ले सकें। इसी के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री डिलीवरी ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो मैटरनिटी रिलीफ को प्रमोट करती हैं। देन कम्स मजदूरों को लिविंग वेज प्रोवाइड करना है, एक ऐसी वेज जिसमें वो लाइफ की बेसिक नेसेसिटी के साथ साथ कुछ क्वालिटी, कुछ वर्च्यू भी अवेल कर पाएं, उसको अफोर्ड कर पाएं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ भी अफोर्ड कर पाएं। बेयर नेसेसिटी ओनली रोटी कपड़ा मकान वो तो करना ही है, साथ में एजुकेशन और सम टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी अफोर्ड कर पाएं, ऐसी लिविंग वेज देनी है। देन कम्स वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सो वी आर हैविंग लेबर लॉज जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि वर्कर्स की ग्रुपिंग्स बनाई जाएंगी, उनकी एसोसिएशन बनाई जाएंगी, इलेक्टेड होंगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो मैनेजमेंट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया करेंगे। देन कम्स न्यूट्रिशन। सो लोगों को न्यूट्रिशन फूड पहुंचाना है। राइट टू फूड सर्विस एक्ट है हमारे पास, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 75% आबादी को कवर किया है और अर्बन एरिया के अंदर 50% आबादी को कवर किया जा रहा है। कोविड टाइम्स के दौरान प्रधानमंत्री की स्पेशल स्कीम के थ्रू 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सो इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम, इतना वेलफेयरिज्म, दिस ऑल कम्स फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे नॉन जस्टिसेबल, जस्टिसेबल हमें समझ में आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट डीपीएसपीज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन कि यहां पे कुछ अफर्मेटिव एक्शन के साथ सरकार को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो इट एम्पावर्स द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। बट इफ वी कंपेयर इट विद द फंडामेंटल राइट्स, सो फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। वहां पे स्टेट को कुछ करने के लिए नहीं मैंडेट किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि आपको ये फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करने हैं। सो फंडामेंटल राइट्स पुट्स अ चेक ऑन द पावर ऑफ द स्टेट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज the fundamental duties. So we have understand the fundamental rights, the DPSP. Now under part 4A fundamental duties का सिद्धांत। हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, एंटायर पार्ट, एंड दिस इज
इंस्पायर्ड बाय सोवियत यूनियन। रशिया के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट था, हमने वहां से कॉन्सेप्ट बोरो किया है। सो देयर वाज अ स्वर्ण सिंह कमेटी मेड के इनसे पूछा गया कौन कौन सी ड्यूटीज हम इंक्लूड करें फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर में। देन फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिसेबल, सेम लाइक DPSPs। सो अगर कोई सिटीजन अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाता है, वायलेट करता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता है, कोर्ट से पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, अनलेस द स्टेट मेक्स लॉ इन रिगार्ड अ पर्टिकुलर ड्यूटी। अगर किसी खास ड्यूटी के बारे में पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है, तब सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ड्यूटी को फॉलो करना, और नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ से सजा मिल सकती है। दैट विल बी एन एक्शनेबल रॉन्ग। नाउ वी कम टू कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जस्ट टू हैव एन आइडिया। सो द वेरी फर्स्ट ड्यूटी, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का सम्मान करें। इस पहली ड्यूटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जस्टिसेबल बनाने के लिए पार्लियामेंट ने लॉ पास किया हुआ है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसमें अगर कोई इस ड्यूटी को वायलेट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन अलग से। सो दिस इज मेड जस्टिसेबल, नॉट पर से, नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बट by a parliamentary enactment. Then comes to cherish and follow the noble ideals which inspired us during national freedom struggle. Then comes to protect the sovereignty, unity and integrity of the country. Then comes to defend the country and render national service. और याद रखें, कंट्री की सेवा सिर्फ फौज में जाके नहीं होती है, आप एक बेहतर लॉयर बन के सभी लोगों को इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करने में अगर हेल्प करते हैं तो ये बहुत ऊंचे दर्जे की नेशनल सर्विस होती है। एंड दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर रादर द वर्ड्स ऑफ अ ग्रेट लॉयर मिस्टर M.K. गांधी। देन वी कम्स टू प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, renounce practices that are derogatory to the dignity of women. So two things, common brotherhood और हार्मनी की फीलिंग को प्रमोट करना है। और इसी के साथ हर सिटीजन का यह फर्ज है कि जितनी भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं यहाँ पे, दैट टेक्स अवे द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, उन सबको फौरन से लीव कर देना है, छोड़ देना है, बंद कर देना है। Then comes to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Remember, Article 29 provides us to the fundamental right to कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो अपना अलग अलग कल्चर तो आप वहां पे कंजर्व कर सकते हैं। अब आपकी फंडामेंटल ड्यूटी ये है टू रेलिश, टू एंजॉय, टू प्रमोट द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। सो जितना अगर आप गिद्दा भंगड़ा पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, उतना ही राजस्थान का कालबेलिया डांस को भी आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, या फिर असम के बिहू डांस को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। सो हमने देखा DPSP में ये पॉइंट है, लेकिन अकेले सरकार के बचाने से एनवायरनमेंट नहीं बच पाएगा। सो एवरी सिटीजन हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। देन कम्स द टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हर सिटीजन का ये फर्ज है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे। रिलीजन को मानना एक अलग बात है, लेकिन रिलीजन के साथ बहुत सारे सुपरस्टिशन को मानना वो एक गलत बात है। सो साइंटिफिक टेम्पर, आप रिलीजियस रहें उससे कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट, बट साथ में साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करें। केरल, द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ दिस कंट्री, लास्ट महीने 2 लेडीज को ह्यूमन सेक्रीफाइस के तौर पे मर्डर कर दिया गया। द होल सोसाइटी इज इन शॉक। लिटरेट स्टेट, हम ज्यादातर सुपरस्टिशन क्या कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो नहीं हैं वो फॉलो करते हैं, यहाँ तो मोस्ट लिटरेट सोसाइटी के अंदर ये हो रहा है। एक कॉमन कल्चर है वहां पे एजुकेशन का, अवेयरनेस का, वहां पे भी ये चीजें परफॉर्म हो रही हैं। सो ये नहीं करना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। देन कम्स ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और आप जिस भी पोजीशन के अंदर में हैं, try to bring reform. Then comes to safeguard the public property and abjure violence. So public property की safeguard करनी है, ऐसा नहीं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करते फिरें या उसको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करें। और साथ ही में एब्जर वायलेंस, वायलेंस
से दूर रहना है, वायलेंस नहीं करना है। ये नहीं कि राइट टू प्रोटेस्ट के नाम पे धरना देने बैठे और 2 दिन बाद गुस्से में आके किसी बस को आग लगा दी तो किसी थाने को फूंक दिया गया, ये नहीं होना चाहिए। देन कम्स टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। आप जहां भी जिस भी फील्ड के अंदर हैं लगातार एक्सीलेंस के लिए काम करते रहें ताकि सारी सोसाइटी एक दिन एक्सीलेंस की तरफ बढ़ जाए। एंड फाइनली, एवरी पेरेंट एंड गार्जियन हैज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। सो दिस पर्टिकुलर ड्यूटी वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट, 86th Constitution Amendment 2002. So in 86th Amendment 2002, Article 21A, right to education was a fundamental right to the children 6 to 14 एज ग्रुप, और यहां पे उसी के साथ बना दी गई हर पेरेंट की ड्यूटी के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दिलानी है। और अपॉर्चुनिटी क्या, तैयार करके स्कूल ही तो भेजना है, वहां पे तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चल रही है और मिड डे मील तो साथ में है ही। सो दीज आर द जिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बात और गौर करें, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी का नेचर है, कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है कि आपको रोज 2 घंटे निकाल के, हफ्ते में 2 घंटे निकाल के कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़े। दीज आर मोर मॉरल्स इन द नेचर, मोरालिटी टाइप की चीजें हैं। और वैसे भी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को ये ड्यूटी खुद से ही फॉलो करनी चाहिए ताकि एक सोसाइटल बैलेंस बना रहे। हर एक का राइट सिक्योर रहेगा अगर हर कोई अपनी ड्यूटी को फॉलो करेगा तो। Now, as we have understood the value premises of the Constitution, जहां पे हमने preamble, fundamental right, DPSP और fundamental duty की स्टडी की है। Now, we have to understand the political setup, the institutional premises of the Constitution, and we start with the head of the state, the president. So, the president is declared head of the state under Article 52, and all the power of the union executive, central executive की सारी power are vested in the president। मतलब सेंटर सरकार जो भी अपने काम कर रही है वो सब के सब प्रेसिडेंट के ही नाम पे हो रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस से ही संचालित किए जा रहे हैं। What is the qualification to become president in India? Citizen of India is a must, then age above 35 years, then qualified to be a member of Lok Sabha. So लोक सभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए ऑटोमेटिकली दैट विल बी नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एंड देन नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जैसे एक चीज तो याद कर लीजिए, इंडिया में इलेक्शन लड़ने का थंब रूल है, पंचायत से लेके प्रेसिडेंट तक का इलेक्शन लड़ने के लिए थंब रूल है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। माने सरकारी नौकरी पे अगर कोई है तो उसको नौकरी से रिजाइन करके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी पे हैं तो कोई भी इलेक्शन इस कंट्री में नहीं लड़ सकते हैं। देन कम्स हाउ कम द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, बिकॉज वी आर रिपब्लिक, सो अवर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। बट क्या वी द पीपल वोट्स इन प्रेसिडेंट इलेक्शन? आंसर इज नो, इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो देयर इज अ स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज जिसके मेंबर प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करते हैं। नाउ हु आर द अगस्त मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज? All the elected MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha, then all the elected MLAs in the states, then all the MLAs in Delhi and Puducherry. So Delhi and Puducherry को अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये UTs हैं, स्टेट नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर है, तो दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड MLAs भी वोट करेंगे। So इलेक्टोरल कॉलेज को अच्छे से याद कर लें, that all the elected MPs, all the elected MLAs in the state and all the MLAs in Delhi and Puducherry, सिर्फ यही लोग वोट करेंगे, बाकी we the people do not vote in president election। और इस वोटिंग के बाद द कैंडिडेट जो भी टोटल वैलिड वोट्स का मोर देन 50% अचीव करेगा, मोर देन 50% अचीव करेगा, ही और शी विल बी इलेक्टेड एज president। So president election is done on majority votes। ये नहीं कि जिसको सबसे ज्यादा वोट आ गए वो चुना गया, ऐसा नहीं, majority votes अचीव करना ही होगा। Then comes, अगर हमने इलेक्शन करा दिया है तो what is the ground of impeachment and how president is impeached from the office? So ground is violation of constitution। अगर संविधान की उल्लंघना करते हैं तो प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है, बट ये सब्जेक्टिव नोशन है। प्रेसिडेंट का कौन सा एक्ट, कौन सा एक्शन विल रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं पे डिसाइड नहीं है, डिफाइन नहीं है। सो ऑलवेज विल बी अ सब्जेक्टिव नोशन टू डिसाइड। नाउ हाउ द प्रोसीजर इज डन? सो प्रोसीजर इज सिंपल, दैट ओके वी आर हैविंग 2 houses in the parliament, so one is Rajya Sabha
अदर इज लोकसभा। सो प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। जिस भी हाउस के अंदर, किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, जिस भी हाउस के अंदर रेजोल्यूशन आएगा उसके 1/4 MP का पहले सबमिशन लेटर चाहिए। कम से कम 1/4 MP जब ये इच्छा जाहिर करेंगे, रेजोल्यूशन के अंदर सिग्नेचर कर देंगे कि हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस इनिशिएट होगा। सो मान लीजिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं, लोकसभा से शुरू हुआ तो 1/4 MP ने सपोर्ट कर दिया, रेजोल्यूशन एडमिट कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद 14 दिन का नोटिस सर्व किया जाएगा ऑन द प्रेसिडेंट। 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, ताकि इन 14 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट अपना डिफेंस प्रिपेयर कर ले। उसके बाद किसी भी दिन इस हाउस के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जब ये पास होने के बाद दूसरे हाउस में ट्रांसमिट होगा, तो अब यहां पर भी 2/3 मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास करना होगा। और जिस मूवमेंट पे ये हाउस 2/3 मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास कर देगा, एट दैट मोमेंट प्रेसिडेंट शैल स्टैंड इम्पीच्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस। सो दिस इज अ वेरी फॉर्मल प्रोसेस, वेरी यू कैन से कम्बरसम प्रोसेस, क्योंकि इतने सारे एमपीज इन्वॉल्व हैं और दोनों हाउसेज में हाईएस्ट मेजॉरिटी चाहिए। तो दिस इज अ क्रिटिकल प्रोसेस। और आज तक हिंदुस्तान के आजाद इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट को ना तो इम्पीच किया गया है, ना ही इम्पीचमेंट का प्रोसेस आज तक इनिशिएट हुआ है। देन मूव ऑन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं। प्रेसिडेंट का टर्म 5 ईयर है, कैन बी रीइलेक्टेड फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स। सो अमेरिका की तरह नहीं है कि सिर्फ 2 टर्म मिलेंगे, कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकते हैं, रीइलेक्ट हो सकते हैं। और प्रेसिडेंट अपना ऑफिस तब तक विकेट नहीं कर देते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट चुन के नहीं आ जाते हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी हेडलेस, हेड ऑफ द स्टेट विल ऑलवेज बी देयर। देन dispute relating to the presidential election. Now this is very important, listen carefully. Dispute relating to the presidential election will be sought only before the Supreme Court. इलेक्शन डिस्प्यूट को लेके केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है, और वो भी इट कैन बी चैलेंज्ड ओनली बाय द इलेक्टर्स और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। तो या तो इलेक्टर्स कौन है, यहां इलेक्टोरल कॉलेज वाले, और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे थे। सो वी द पीपल, एनी थर्ड पार्टी कैन नॉट चैलेंज द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन सुप्रीम कोर्ट। लोकस स्टैंडाई प्रिंसिपल डिस्कस किया था। थर्ड पार्टी, स्ट्रेंजर टू द सूट, कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द प्रेसिडेंट इलेक्शन। देन कम्स the vacancy in electoral college is no ground to challenge the presidential election. And finally, minor things but important, oath. प्रेसिडेंट जो अपनी ओथ लेते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं उनको, और रिजाइन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। पावर्स एंड फंक्शन समझ लेते हैं। जैसे हमने बात की दैट ऑल द पावर्स ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इटसेल्फ, बट क्या ये सारी पावर्स अपनी डिस्क्रिशन पे इस्तेमाल करते हैं, खुद से डिसीजन मेकिंग करते हैं? आंसर इज अगेन नो। आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबके ग्रुप को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, और उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। सो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस। शैल, ड्यूटी बाउंड, दैट मीन्स प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पे कोई काम नहीं करते हैं। इनको हर काम के लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो रही होती है, सरकार में हो रही होती है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 2 हेड्स, वन स्टेट हेड विच इज अ सेरेमोनियल ऑफिस, द प्रेसिडेंट, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, जो रियल में डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो आप यूं समझ के चलें कि प्रेसिडेंट के नाम पे जो भी काम हो रहे हैं उसमें प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी नहीं है, वो सब डिसीजन मेकिंग हो रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। हालांकि हम बात करेंगे कुछ माइनर डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं इनके पास, माइनर हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं साथ में। माइनर में इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्क्यूमस्टांस में है, नॉर्मल सर्क्यूमस्टांस में कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। नाउ वी कम टू दिस थिंग दैट वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे काम करेंगे। एक डिस्क्रिशनरी पावर तो यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई सलाह इनको पसंद नहीं आई मतलब इनको कोई ऑब्जेक्शन है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकंसिडरेशन के लिए
उस एडवाइस को भेज सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज कहा कि पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट को लगा कि यार प्रेसिडेंट रूल लगाने का तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो दे कैन से, प्रेसिडेंट साहब कैन से कि आप इस सलाह को रिकंसिडर कीजिए, मैं नहीं लगाना चाहता हूं। लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के बाद वही सलाह वापस आ जाए बिना किसी चेंज के, तो अब प्रेसिडेंट साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कहना मानना पड़ेगा। ही इज ड्यूटी बाउंड, कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी बाउंड। नाउ वी अंडरस्टैंड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. Administrative power, as we know, all the functions of the union executives are performed in the name of president only, and the president appoints the prime minister and ministers of the union. PM की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के ही हाथों से होती है, उन्हीं के सिग्नेचर के बाद होती है. Then comes the legislative power. He summon the houses, he prorogue the houses, and also dissolve the Lok Sabha. So summon, start of session, prorogue, end of session. So we know 3 general sessions are there in the houses of the parliament: the budget, the monsoon and the winter session. तो उसको इनिशिएट करना और खत्म करना सेशन को, ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। और 5 साल के बाद जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसको डिसॉल्व करना भी प्रेसिडेंट के ही पावर के अंदर आता है। देन ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड ऑल्सो एड्रेसेस द हाउसेस व्हेन एट एवरी बजट सेशन। जब भी बजट सेशन शुरू होता है तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के साथ शुरू होता है, और जब भी लोकसभा का जनरल इलेक्शन होगा और उसके बाद पहली मीटिंग होगी लोकसभा की, दैट विल बी स्टार्टेड विद द प्रेसिडेंशियल एड्रेस. देन वी कम टू द assent to the bills and the veto powers. This is something important to understand. जब भी कोई बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होता है तो प्रेसिडेंट ऑफिस आता है असेंट के लिए, फाइनल ओके के लिए. जैसे ही किसी बिल को असेंट मिलता है, ओके मिलता है, वो बिल एक्ट बन जाता है, एस्टैब्लिश लॉ बन जाता है. नाउ जब बिल प्रेसिडेंट ऑफिस में आएगा तो उस बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट साहब क्या पावर इस्तेमाल कर सकते हैं. पहली तो यह है कि असेंट दे दें, तो कोई चक्कर ही नहीं है, सब खुश, बिल एक्ट बन गया. लेकिन अगर बिल को रोकना हो तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं. पहली है एब्सोल्यूट वीटो. इन एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स हिज असेंट, मना कर देता है, मैं नहीं दे रहा, बिल इज नॉट ड्यूली पास्ड, और साइन और सिग्नेचर, मोहर, बात खत्म. एंड दिस कंप्लीटली किल्स अ बिल एट द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट. बिल खत्म हो जाता है. लेकिन क्या ये अपनी डिस्क्रिशन पे एंजॉय कर सकते हैं? एन आंसर इज नो. प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो तभी इस्तेमाल करेंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको एडवाइस करेगी एब्सोल्यूट वीटो यूज करने की. सो दिस पर्टिकुलर वीटो इज यूज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली. देन कम्स सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो. नाउ फर्स्ट थिंग, ये दोनों ही डिस्क्रिशनरी पावर है. अपनी मर्जी से अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह की जरूरत नहीं है. हाउ कम? दैट सस्पेंसिव वीटो. अगर कोई बिल पास होकर आया और प्रेसिडेंट को उसकी किसी प्रोविजन पे एतराज है, तो अब ये पार्लियामेंट को रिकंसीडर करने के लिए कह सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं कि आप इस पॉइंट को रिकंसीडर कीजिए, मैं सहमत नहीं हूं इस चीज से. लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम वही है, अगर पार्लियामेंट दोबारा उस बिल को पास करके भेज दे प्रेसिडेंट ऑफिस, तो अब प्रेसिडेंट को उस बिल के ऊपर असेंट ही देना पड़ेगा और कोई वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. देन कम्स द पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो, बिल लिया, जेब में डाल लिया. भाई ना हाँ करनी है ना करनी है, ना असेंट दे रहे हैं, ना मना कर रहे हैं, ना रिकंसिडरेशन में भेज रहे हैं. मतलब नॉट टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन ओवर द पैसेज ऑफ द बिल फॉर इनडेफिनिट टाइम. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है किस बिल को कितने टाइम के अंदर असेंट देनी है. तो ये है पॉकेट वीटो, एंड दिस कैन स्टॉप अ बिल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. क्या कभी की गई है पॉकेट वीटो यूज? ज्ञानी जैल सिंह द प्रेसिडेंट, उन्होंने यूज किया था पॉकेट वीटो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 के ऊपर, और वो बिल एक्ट नहीं बना था. Then comes the ordinance promulgation. Now, Article 1 to 3, ordinance promulgation क्या चीज है? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ कानून तब लागू होते हैं जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएं और प्रेसिडेंट के साइन हो जाएं तो एक्ट बना के. लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तब क्या कोई और भी रास्ता है किसी लॉ को लागू करने का? दैट इज द विंडो ऑर्डिनेंस प्रोमulgation. लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पार्लियामेंट का हाउस या हाउसेस रिसेस में होने चाहिए. अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो ऑर्डिनेंस प्रोमulgate नहीं किया जा सकता है. लेकिन अगर हाउसेस रिसेस में हैं या एक भी हाउस रिसेस के अंदर है तो फिर
प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रमलगेट कर सकते हैं। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर इनके पास आएंगे, जनाब ये कानून लागू कर दीजिए, और ऑर्डिनेंस प्रमलगेट कर दिया जाएगा। एंड दैट विल हैव द सेम इफेक्ट विच वुड हैव बीन इफेक्ट अंडर एनी एक्ट, अंडर एनी लॉ। वो इंप्लीमेंटेबल है, लेकिन ये एक्ट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी पीरियड के लिए है। तो क्या रूल है कि जैसे ही हाउस रीअसेंबल होंगे, जैसे ही दोनों हाउसेस सेशन के अंदर आएंगे, उस डेट से 6 वीक्स के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कराना होगा पार्लियामेंट्री हाउसेस से। एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू रिप्लेसिंग द ऑर्डिनेंस, और उस बिल को अगर दोनों हाउसेस से मंजूरी मिलती है तो वो एक्ट बन जाएगा, अगर नहीं मिलती है तो वहीं कोलैप्स हो जाएगा। बट अगर 6 हफ्तों के अंदर अंदर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया तो ऑर्डिनेंस विल बी ऑटोमेटिकली लैप्स्ड। सो दिस इज अ टेम्परेरी प्रोविजन। नाउ कम्स द जुडिशियल पावर्स। First thing first, judicial powers are not discretionary power of the president. These are also enjoyed on the aid and advice of the council of ministers only. So what judicial powers जो president साहब इस्तेमाल कर सकते हैं? Judicial powers किसी criminal को उसके criminal केस में कुछ राहत देने के लिए, criminal केस में तब जब वो convict हो चुका हो, और इस पावर का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से उसका केस डिसाइड नहीं हो जाता है। जब सारी कोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी एग्जॉस्ट हो चुकी हो रिलीफ पाने की, तो एक कन्विक्ट प्रेसिडेंट के पास क्षमा याचिका, पार्डन के लिए प्ली डाल सकता है, मर्सी प्ली डाल सकता है। सो क्या क्या पावर्स हैं, अलग अलग इफेक्ट हैं अलग अलग पावर्स के। पहली आती है पार्डनिंग पावर, और जिसको कहते हैं यूज ऑफ पार्डन। सो पार्डन कंप्लीटली रिवोक्स ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब जो भी उसको सजा मिली है उसको कंप्लीटली रिवोक कर देंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और उसको कैपिटल पनिशमेंट हुई, और पार्डन अगर उसे मिल गया तो फिर बंदा ना सिर्फ फांसी से बचेगा, जेल से बाहर आएगा और बिल्कुल नॉर्मल जीवन गुजारेगा। मतलब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी अब नहीं बचेगी। गंगा नहाए हो गए, सारे पाप धुल गए हैं। लेकिन आमतौर पर पार्डन ना मांगा जाता है ना दिया जाता है। क्या मांगा जाता है? कम्यूटेशन। So commutation, technically it means substitute of one punishment into another lighter one. और इंडिया में कैसे यूज किया जाता है? जैसे डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देने के लिए। सो ज्यादातर जो डेथ रॉ कन्विक्ट डिमांड करते हैं वो डिमांड करते हैं कम्यूटेशन। जैसे निर्भया केस अगर आपको याद हो, जो 4 कन्विक्ट थे वो पार्डन नहीं मांग रहे थे, पता था पार्डन नहीं मिलेगा, वो मांग रहे थे कम्यूटेशन कि सर हमारी डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दीजिए। हालांकि उनको वो रिलीफ भी नहीं मिला, उनकी मर्सी प्ली डिसमिस कर दी गई थी। देन कम टू द रेमिशन। देखिए रेमिशन और रिस्पाइट इफेक्ट तो दोनों में सेम ही है, सजा को कम कर देना। जैसे किसी को 10 साल की सजा है तो उसको घटा के 7 या 5 में तब्दील कर देना है। तो रेमिशन सिंपली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस, 10 की 5 कर देनी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो संजय दत्त साहब को फोन कर लीजिएगा। 5 साल की सजा हुई थी आर्म्स एक्ट के अंदर, रेमिशन मिला है, पहले ही छूट आए थे। तो रिस्पाइट इफेक्ट तो रिस्पाइट में भी यही है, लेकिन फर्क क्या है? दैट रिस्पाइट इज प्रोवाइडेड ऑन इन द व्यू ऑफ सम स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, लाइक प्रेग्नेंट लेडी, लाइक पर्सन फाइटिंग विद द क्रिपलिंग डिजीज। अगर ऐसा कोई कैदी है तो उसको रिस्पाइट दिया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, कोई स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अटैच होना चाहिए रिस्पाइट लेने के लिए। एंड देन फाइनली कम द रिप्राइव। नाउ रिप्राइव इज स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। अगर किसी की फांसी की सजा मुकर्रर की गई है और उसको रिप्राइव मिल जाता है तो उसको फांसी से माफी नहीं मिली है, जस्ट स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन, स्टे ऑन द फांसी, कि जब तक इसकी मर्सी प्ली डिसाइड नहीं होती तब तक फांसी पे रोक लगा दी जाए, इसको एग्जीक्यूट ना किया जाए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर्स एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ वी अंडरस्टैंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So there is another very important second highest authority under Indian Constitution, and this is modeled on American Vice President. So अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इसके लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज है, और इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट वाले इलेक्टोरल कॉलेज से डिफरेंट है। तो यहां पे ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एमएलएस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो जितने भी एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा के, सिर्फ वही लोग वोट करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट को चुन लिया जाएगा। देन कम्स द क्वालिफिकेशन। इट इज सिमिलर
टू द प्रेसिडेंट, लाइक ओके सिटीजन ऑफ इंडिया सेम था, 35 और एज सेम है, और साथ में नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो तो हमने थंब रूल आज बना ही लिया है, इलेक्शन कोई भी इंडिया के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। देन कम्स ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि हम आगे देखेंगे इनका मेन काम है राज्यसभा को मैनेज करना। हाउ कम द रिमूवल, ग्राउंड कोई मेंशन नहीं किया गया है, एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा और ये सिर्फ राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे हमने प्रेसिडेंट का देखा था, लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए सिर्फ राज्यसभा में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 14 दिन का नोटिस सर्व होगा उस हाउस से, राज्यसभा से, और इसके बाद ऑल द देन मेंबर्स की मेजॉरिटी से इस रेजोल्यूशन को राज्यसभा से पास कराना होगा, तब ये ट्रांसमिट करेगा लोकसभा के अंदर, और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को इनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस? तो प्रेसिडेंट जितनी ब्रॉड पावर्स इनके पास नहीं है, रादर इनके सिर्फ 2 फोल्ड फंक्शंस हैं। एक है पॉलिटिकल वैक्यूम को कवर करना। कैसे कवर करना? that acting president in the case of vacancy in the president office, जब कभी प्रेसिडेंट ऑफिस में अचानक वैकेंसी क्रिएट हो जाए बाय वे ऑफ डेथ, बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट और बाय वे ऑफ रेजिग्नेशन, किसी भी वजह से, देन द वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द एक्टिंग प्रेसिडेंट। याद रखिए प्रेसिडेंट नहीं बन जाएंगे, जब तक नया प्रेसिडेंट चुन के नहीं आ जाएगा तब तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। जब प्रेसिडेंट चुन के आ जाएंगे तो वापस वाइस प्रेसिडेंट का काम करने लग जाएंगे। और दूसरी तरफ ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। सो दिस इज क्लियर कट रूल है। ओके, अब ज्यादा काम नहीं है इनके पास, ठीक है, सिर्फ 2 फोल्ड फंक्शन है इनके। तो नॉर्मली ये ज्यादातर आपको राज्यसभा में दिखेंगे सेशंस के दौरान, और अगर कभी खुदा ना करे प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी हो जाए तो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। ज्यादा फंक्शन नहीं होने की वजह से ही इनको कहा जाता है हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, कि आप हाइनेस तो हैं बट सुपरफ्लुअस टाइप के हैं, कोई ज्यादा पावर आपके पास नहीं है। देन कम्स द अटॉर्नी जनरल। सीजेआई वो जस्टिस हैं, ऑफिसर नहीं है तो हाईएस्ट ना हुआ, और लॉ मिनिस्टर हैं तो ऑफिसर ना हुए, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इज अटॉर्नी जनरल। नाउ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। Now, he must be qualified to become a Supreme Court judge. क्वालिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हमें पता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो मैंडेटरी है ही, इसके अलावा या तो 5 साल किसी हाई कोर्ट के अंदर जज रहे हो, या फिर किसी हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस की हो, या प्रेसिडेंट की निगाह में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं। तो इन 3 कैटेगरी में से, इन 3 क्वालिफिकेशन में से कोई एक, और साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जज लगाया जा सकता है। अब यही क्वालिफिकेशन चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी। देन टर्म नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्ट्राइन, मतलब जब तक प्रेसिडेंट इनके काम से खुश हैं तब तक ये पोस्ट पे रहेंगे, और कभी भी किसी भी वक्त प्रेसिडेंट का डिस्प्लेजर हो जाने पे इनको पोस्ट से हटा दिया जा सकता है। कोई ग्राउंड, किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है, बाय सिंपल ऑर्डर। और हमें ये कहना पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन है। देन कम्स रिम्यूनरेशंस आर आल्सो नॉट फिक्स, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है गवर्नमेंट के साथ, उसके अंदर लिखा होता है। देन कम फंक्शंस क्या हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। सो जाहिर सी बात है वकील वाले ही फंक्शन होंगे। आप यूं समझें, अगर मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे बहुत सारी कंपनीज ने, एमएनसीज ने, अब उनके ऊपर केसेस वगैरह फाइल होते रहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन के या कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन के, तो उन्होंने पक्के ही कुछ वकील रखे होते हैं कि एडवोकेट साहब जहां पे भी हम पे केस होगा आप हमें डिफेंड करेंगे। एक अपना लीगल सेल या फिर किसी लीगल फर्म को अपना ये काम सौंप देते हैं कि रोज कहां अलग अलग वकीलों के पास जाएंगे। तो इसी तरह से अटॉर्नी जनरल का एक मेन काम यह है टू डिफेंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी केस इन एनी कोर्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और अगर बाहर जाने की जरूरत पड़े तो वहां भी जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहीं पे भी। सो किसी भी कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी है तो गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए या गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ने के लिए आएंगे अटॉर्नी जनरल साहब। देन
ही ऑल्सो टेंडर लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कभी किसी कानूनी सलाह की जरूरत पड़ी तो अटॉर्नी जनरल से पूछ लिया जाएगा। साथ ही में जैसे हमने बात की, अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस इन ऑल द कोर्ट्स। देन एनी लीगल कैरेक्टर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रेसिडेंट इनको कोई भी लीगल कैरेक्टर की ड्यूटी दे सकते हैं कि जनाब एक बिल बना रहे हैं, लीगल दिक्कतें आ रही हैं, आप सलाह दे दीजिए, आप तो कानून के जानकार हैं। और इसी के साथ इनके पास होता है कि स्पेशल राइट दैट अटॉर्नी जनरल हाउसेस की, पार्लियामेंट्री हाउसेस की कार्रवाई में कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये स्पेशल राइट सिर्फ दो अथॉरिटी को है, एक है अटॉर्नी जनरल और दूसरे हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब बिसाइड एमपीज और किसी को ये राइट नहीं होता है। बट क्योंकि ये मेंबर नहीं है हाउस के, तो इनको हाउस के अंदर राइट टू वोट नहीं है, सिर्फ कार्रवाई के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन कम्स द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। सबसे पहले फैक्चुअल समझ लेते हैं। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है, क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड नहीं है, जनरली एक सीनियर आईएएस को अपॉइंट किया जाता है एज कैग। साथ ही में टर्म फिक्स है 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। देन रिमूवल इज सेम एज इन द मैनर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड। याद रखिए, कैग की क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज वाली नहीं है, लेकिन इनके रिमूवल का प्रोसेस वैसा ही है जैसा एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है हम जुडिशरी में अंडरस्टैंड करेंगे। देन व्हाट आर द फंक्शंस? सो मैं टेक्निकली कहूं तो ये 3 रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पीएसयूज। और ये तीनों रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीधा राष्ट्रपति को रिपोर्ट्स जाती हैं। अब ये रिपोर्ट टेक्निकली तो मैंने बता दी, प्रैक्टिकली क्या होती हैं? सरकार की सारी मिनिस्ट्री और उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट का जो भी खर्चे का ब्यौरा है, एक्सपेंडिचर साइड है, और अगर इनकम साइड है तो उसका ऑडिट परफॉर्म करते हैं। जाके देखते हैं कि खर्चा बजटरी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, कहीं कोई एम्बेजलमेंट तो नहीं हो गई है। दैट्स वाई गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। अगर कैग साहब अपना काम पूरी ईमानदारी से करने पे आ जाएं तो 1 रुपए की भी सरकारी एम्बेजलमेंट ना हो पाए। देन स्पेशल राइट, जैसे हमने बात की थी, दैट कैग एंजॉयज द राइट के पार्लियामेंट्री हाउसेस की कार्रवाई में कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट विदाउट राइट टू वोट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द डीपीएसपी, द फंडामेंटल ड्यूटीज, वैल्यू प्रोमाइसेस, ओके। और हम शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल सेटअप, जिसके अंदर आज हमने एग्जीक्यूटिव ब्रांच को समझा है, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द कैग, द अटॉर्नी जनरल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, आज कुछ लीगल फ्रेजेस को समझते हैं। लीगल मैक्सिम्स तो काफी टाइम से कर ही रहे थे। सो लीगल फ्रेजेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं? दैट नंबर 1, एक्ट ऑफ स्टेट। नाउ एक्ट ऑफ स्टेट से जैसे हमें समझ में आ रहा है कि स्टेट का कोई एक्शन, सो इट इज एन एक्शन डन बाय द गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स सॉवरन पावर्स। जो सॉवरन पावर स्टेट को दी गई हैं, गवर्नमेंट को दी गई हैं, अगर उसका इस्तेमाल करता है तो इसको कहते हैं एक्ट ऑफ स्टेट, प्लेन एंड सिंपल। जैसे एग्जांपल, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर या फिर डिमोनेटाइजेशन। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन को लेकर कोई बिल तो नहीं आया था ना, गवर्नमेंट ऑर्डर था, तो एक्ट ऑफ स्टेट। देन एक्शनेबल रॉन्ग। What is actionable wrong? A wrong in respect of which an action lies in a court of law. कोई भी गलत हरकत किसी की जिसके बिहाफ पे उसको कोर्ट ऑफ लॉ में घसीटा जा सकता है। जैसे डिफेमिंग अनदर पर्सन इज एक्शनेबल रॉन्ग। या हमने कॉन्ट्रैक्ट जो फिलॉसफी पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने देखा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो तो फिर कोर्ट में केस हो सकता है। दैट इज violation of contract is a actionable wrong. Now, balancing test. So what is balancing test? Under judicial doctrine, it is used in constitutional law whereby court measures competing interest. बैलेंसिंग एक्ट करना है कंपीटिंग इंटरेस्ट के बीच में। अगर कहीं पे दो लोगों के इंटरेस्ट आपस में क्लैश कर रहे हैं तो बैलेंस क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। या कहीं पे ऐसा हो जाए कि किसी इंडिविजुअल का और सोसाइटल इंटरेस्ट आपस में टकरा रहा है या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट आपस में टकरा रहा है, तो एक बैलेंसिंग वे निकालना है जिसमें दोनों के इंटरेस्ट सुरक्षित रह सकें कानून के दायरे के अंदर। देन ब्रीच ऑफ ड्यूटी, वायलेशन ऑफ द ड्यूटी।
एक एसएचओ साहब हैं, उनकी ड्यूटी है एफआईआर लिखना है बैठ के, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। देन कम्स द ब्रेस्ट ऑफ द कोर्ट। Now, what is the breast of the court? That means a judge's consign, mind or discretion. ब्रेस्ट ऑफ कोर्ट लीगल फ्रेज यूज किया जाता है जब कोई जज अपनी डिस्क्रिशन पे कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा हो या फिर अपनी कंसाइंस के अंदर अंतरात्मा की आवाज पे डिसीजन मेकिंग कर रहा हो। लाइक अभी हिजाब इशू को लेके सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया था। स्प्लिट वर्डिक्ट, दो जजेस ने अलग अलग जजमेंट लिखा। तो एक ने कर्नाटका के स्कूलों में हिजाब बैन को कहा ओके दिस इज फाइन, दूसरे ने कहा दिस इज नॉट फाइन, ये बैन हटना चाहिए। तो दोनों जजेस ने अपनी अपनी कंसाइन के हिसाब से, अपनी अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से मैटर डिसाइड किया। तो हम कहेंगे द स्प्लिट डिसीजन वाज टेकन ऑन द ब्रेस्ट ऑफ कोर्ट। देन वी कम कंपाउंडेबल ऑफेंस, वो सारे ऑफेंसेस जिसमें समझौता कोर्ट के अंदर अलाउ होता है। सो all those offenses which are punishable with less than 2-year imprisonment or 2-year imprisonment, it is declared in section 320 of CRPC 1973 that these are compoundable offense. See, non-compoundable offense वो होते हैं जिनमें नॉर्मली 2 साल से ज्यादा की सजा हो। non-compoundable offense का मतलब है कि कोर्ट के अंदर फिर जो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं ये आपस में किसी कॉम्प्रोमाइज पे नहीं पहुंच सकती हैं, कोर्ट ही डिसीजन देगा। कंपाउंडेबल ऑफेंस में कोर्ट अलाउ करता है कि आप चाहें तो कोर्ट के डिसीजन की वेट करें जब तक केस चल रहा है, या फिर आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और उन शर्तों पे कोर्ट अपना जजमेंट सुना देगी। दीज आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। देन कॉन्जुगल राइट्स, सो इट इज राइट ऑफ हस्बैंड और वाइफ टू द कंसोर्टियम ऑफ द अदर। एक मैरिड रिलेशन के अंदर जो लॉफुली वेडेड स्पाउसेस हैं, एक दूसरे से जो राइट अक्रू करते हैं उसको कहा जाता है कॉन्जुगल राइट्स। जैसे सीपीसी में अगर कोई पति पत्नी आपस में अलग रह रहे हों और एक पार्टी चाहती हो कि मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे साथ आके रहें, तो वो प्ली डाल सकते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सो ये मेरा कंजुगल राइट्स है, इट पर्टेनिंग ऑन द अदर स्पाउस कि मेरे साथ आके रहें। दिस इज कॉन्जुगल राइट्स आउट ऑफ wedlock. Then the corporal punishment. Corporal punishment वो punishment which consists of causing person feeling the physical pain. फिजिकल पेन जिस सजा के अंदर दिया जाता है वो कहलाती है कॉर्पोरल पनिशमेंट। जैसे पहले हुआ करता था स्कूलों के अंदर, और सरकारी स्कूल में तो बड़ा फिनोमिना था कि बच्चों की पिटाई करते थे टीचर। तो कभी डंडे से मारना, कभी वो कान पकड़ के घुमा देना, या फिर वो पेन को या लकड़ी को उंगलियों में डाल के वो दबाना, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर्स। ये था कॉर्पोरल पनिशमेंट विच इज बैंड बाय RTE Act 2009. So these were today's legal phrases. That's all for today. Thank you so much.